नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022-23 में जो मुख्य परीक्षा होने वाली है इतिहास की, उसमें सामान्य अध्ययन फर्स्ट यानी इतिहास सामान्य अध्ययन फर्स्ट में ही यदि हम बी का पार्ट देखें तो वो ज्योग्राफी होता है, फर्स्ट में इतिहास है। इतिहास में आज अपनी क्लास की यदि संख्या की बात करूं तो 9वीं क्लास है और हम सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर देखेंगे। इसके पहले क्रमशः यदि अपन देखें तो हमने वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता को बहुत अच्छे से कर लिया, उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक पूरी स्थितियों को अच्छी तरीके से देख लिया। क्रमशः उत्तर वैदिक काल और उसके पहले वाला ऋग्वैदिक काल। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्यतः अंतर है। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ से हम जान पाएंगे कि उनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक इन सभी स्थितियों में उनमें क्या अंतर था। अब यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन और बनेगा, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। आपको एक क्वेश्चन का आंसर और लिखना है और वो होगा सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता में दोनों को आप लोग जोड़ के चलेंगे। किस किस को? ऋग्वैदिक काल को और उत्तर वैदिक काल को। किस किस को? ऋग्वैदिक काल को और उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल को। तब हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इन दोनों में मुख्यतः अंतर यहां से आपको समझ में आ जाएगा। जब इन दोनों में अंतर को आप समझेंगे तो आप फिर ये आंसर भी लिख पाएंगे कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अपन इसको चालू करते हैं। सबसे पहले अपन आधार देखेंगे, विषय वस्तु क्या क्या है इसमें। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो अंतर है वो देखिए किन किन चीजों में अंतर है। निवास संबंधी अंतर है, व्यवसाय संबंधी अंतर है, युद्ध के प्रति दृष्टिकोण है। चलिए शुरुआत से देखते हैं। जैसे निवास संबंधी अंतर, अब मतलब कि दोनों रहते कहाँ कहाँ थे। हमने देखा कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो पश्चिम वाला जितना भी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम वाला अगर क्षेत्र की हम बात करें तो वहां से स्टार्ट होता है एक तरीके से देखा जाए, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ सिंधु घाटी सभ्यता से होता हुआ आगे तक जाएगा। आगे तक जाने के बाद हम देखते हैं कि भारत का जो उत्तरी वाला भाग है वहां भी बहुत सारे स्थल मिल रहे हैं, है ना। पश्चिम में भी स्थल कुछ ऐसे हैं जो मिल रहे हैं। तो इन दोनों में निवास संबंधी अंतर देखेंगे। व्यवसाय संबंधी अंतर हमने क्या देखा था कि सिंधु सभ्यता का जो व्यवसाय था, जो व्यापार था, उसका जो मुख्य आधार है एक तरीके से आर्थिक संपन्नता का, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार ही था। तो ऐसा क्या वैदिक काल में देखने को मिलता है, वो भी देखेंगे। युद्ध के प्रति दृष्टिकोण, क्या सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध के प्रेमी थे यानी युद्ध को पसंद करते थे, ये देखना है। हाँ, आर्य लोग तो करते थे, ये भी देखना है। फिर धार्मिक अंतर, दोनों में धार्मिक अंतर क्या है, मतलब पूजा पाठ विधि वगैरह उनकी कैसी थी, भगवान के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा होगा। धातु प्रयोग में अंतर, धातु प्रयोग से मतलब है कि क्या उनके पास में लोहा था, किसके पास कांसा था, इन सब चीजों में। खान पान में अंतर, ये तो आप लोग जानते ही हैं। घोड़े के प्रयोग में अंतर, इंपॉर्टेंट बात है। सामाजिक क्षेत्र में अंतर, फिर उनके सामाजिक क्षेत्र में आएगा। लेखन कला में अंतर, भैया लेखन कला की भी बात होगी। राजनीतिक जीवन में अंतर और कला मनोरंजन के साधनों में अंतर। ठीक है, तो हमें इतने अंतरों पर ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। समझिए अब यहां से कुछ विद्वान सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को एक ही सभ्यता के दो अंग मानते हैं। ठीक, दोनों सभ्यताओं का निर्माता आर्य को ही माना जाता है। कुछ कुछ वैज्ञानिक, समझिएगा बात को, दोनों सभ्यताओं के निर्माता आर्यों को ही मानते हैं। परंतु, लेकिन, किंतु, आ गया शब्द, देखिए ये हमें लिखना है क्योंकि ऐसे प्रश्नों में संभावनाएं, संदेह, इनको ज्यादा व्यक्त किया जाता है। ठीक, क्योंकि एक्यूरेट यदि आप बता देंगे कि नहीं भैया ऐसा है तो फिर साथ में प्रूफ भी करना होगा, और चूंकि प्रूफ हुआ ही नहीं है इसलिए। ठीक है, सब वैज्ञानिक जो हैं एक तरीके से देखा जाए, जो पुरातत्ववेत्ता हैं, इतिहासकार हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। चलिए, परंतु सामान्यतः यही स्वीकार किया जाता है कि दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थीं। दोनों सभ्यताओं में निम्नलिखित अंतर दिखाई देता है। सबसे पहले निवास संबंधी अंतर को देखेंगे। देखिए, सिंधु सभ्यता मूलतः नगरीय थी परंतु आर्य सभ्यता ग्रामीण थी, ये तो हम जानते ही हैं। सिंधु प्रदेश में बड़ी बड़ी पक्की ईंटों के बने हुए भवन थे तथा नगरों में सड़कें, नालियां, विशाल स्नानागार, कुएं आदि भी थे। इसके विपरीत वैदिक काल में लोग ग्रामों में रहा करते थे। कहाँ रह रहे हैं? ग्रामों में रह रहे हैं। उनकी बांस और पत्ते, ये बांस है दोस्तों याद रखिएगा, बांस और पत्तों की कुटिया होती थी। यदि दोनों सभ्यताओं में कोई संबंध होता तो आर्य लोग भी सिंधु लोगों का अनुकरण कर उनके जैसे ही नगर बनाने का प्रयत्न करते, लेकिन ना तो आर्य साहित्य में इस प्रकार के नगरों का उल्लेख है और ना ही उनके अवशेष मिलते हैं।
आर्य लोग जो हैं, जिस सभ्यता में यहाँ पे हम अंतर की बात कर रहे हैं दोस्तों, इस सभ्यता में मुख्यतः अंतर ग्रामीण और नगरीय ही है। कि जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, तो हमें नगर दिख रहे हैं, हमने चर्चा की थी कि इस तरीके के घर हैं, घरों की चर्चा की थी, हमने उनके सड़क विन्यास की बात की थी, इस तरीके से समकोण पर काट रही हैं, एक के ऊपर एक घर बने हुए हैं, दो दो मंजिल के प्राय घर तो सभी जगह हैं, प्रत्येक जो नगर हैं वो दो भागों में वर्गीकृत हैं। इस प्रकार हमने देखा था ना, इस प्रकार से ऐसा एक ऊपर का भाग हुआ करता था और एक नीचे वाला भाग हुआ करता था, ये दुर्गीकृत है। इस तरीके की जो बातें हैं पूरी, इस तरीके की जितनी भी जानकारियां हैं वो सिंधु घाटी में मिल रही हैं, क्योंकि वो नगरीय थी, जबकि आर्यों में यानी कि जो वैदिक काल था उसमें हमें देखने को नहीं मिलती। और दोनों का यदि संबंध होता तो कहीं ना कहीं ये सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ लेते कुछ सीखते। हम देखते हैं, अच्छा देखिए, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, उस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। शुरुआत किससे होती है? शुरुआत जीरो से होती है। तो मान लीजिए हम जीरो को समझ लेते हैं कि मान लीजिए छोटे छोटे आदमी हैं, अभी नहीं रहना सीख पाए, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते 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 जाएंगे, तब जाके वो कहीं सभ्य होंगे। ऐसे ही तो मानव का विकास हुआ। किंतु यहां पर उल्टा देखने को मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता पहले नगरीय सभ्यता थी और उसके बाद में फिर ग्रामीण सभ्यता आ जाती। इसीलिए इन दोनों को ही अलग सभ्यता माना जाता है, इनका संबंध एक दूसरे से नहीं माना जाता। यदि वैदिक सभ्यता पहले आ गई होती और फिर सिंधु सभ्यता दोस्तों आई होती, तो हम कह सकते थे कि उसी का निर्माण हो रहा है या निर्माण निरंतर प्रक्रिया में जारी रहा। किंतु यहां तो उल्टा हो गया। तो समझ गए निवास संबंधी अंतर। चलिए आगे चलते हैं। व्यवसाय संबंधी अंतर क्या है भैया? देखिए, वैदिक काल में लोगों का व्यवसाय कृषि था और विदेशों से व्यापार नहीं होता था। देखिए, वैदिक काल में कुछ इतिहासकारों ने ऐसा कहा है, जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, कि हाँ थोड़ा बहुत व्यापार हुआ करता था, कोई बड़े पैमाने पर व्यापार हमको देखने को नहीं मिलता है, आसपास जाया करते थे। किंतु सिंधु सभ्यता में तो हमने देखा है दिलमुन से भी व्यापार हो रहा है, ईरान से हो रहा है और आगे आगे हो रहा है उनका व्यापार। तब सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। विदेशों में सिंधु प्रदेश से निर्यातित वस्तुएं मिली हैं कि नहीं? मेसोपोटामिया से मोहरें प्राप्त हुई हैं कि नहीं? और भारत से यानी सिंधु सभ्यता से या सिंधु घाटी वाले क्षेत्र से वहां की मेसोपोटामिया की मिली हैं, वहां से जो है भारत की मिली हैं। मेलुहा शब्द वहीं से तो आता है ना, मेलुहा। चलिए, वस्तुएं मिली हैं और यहाँ विदेशों से आयातित वस्तुएं मिली हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सिंधु लोगों का व्यापार अंतरराष्ट्रीय था। यदि आर्यों का इस प्रकार का व्यापार का ज्ञान होता आर्यों को, तो वह भी इसको अपनाकर लाभ प्राप्त करते। लेकिन वैदिक साहित्य में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। हम वैदिक साहित्य का प्रयोग बार बार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्यों की पूरी जानकारी हमको वैदिक साहित्य से मिलती है। वैदिक साहित्य का मतलब भाई वही ऋग्वेद, और ऋग्वेद के बाद के 3 वेद, और उसके बाद के अपन ने जो पूरी उनमें चीज, जैसे पुराण हो गए, है ना, उपनिषद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, है ना, इन सबसे जानकारी हमको मिलती है। तो यही पूरा वैदिक साहित्य था। वैदिक साहित्य वाले चैप्टर को जिसने नहीं देखा हो वो लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, वो वैदिक साहित्य के नाम से ही है। उसमें सभी कुछ है, पुराण, जितने भी पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए, है ना, संस्कारों की बात हो जाती, तो इन सब की जानकारी उसी में है। इसको आप लोग जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उससे प्री में भी क्वेश्चन आने की संभावना काफी होती है। चलिए, युद्ध के प्रति दृष्टिकोण देख लेते हैं। आर्य एक युद्ध प्रिय जाति थी। हमने देखा कि आर्यों को घोड़ा पसंद था, युद्ध में विश्वास करते थे, क्योंकि उनका प्रिय देवता ही कौन है? इंद्र। और इंद्र कौन है भैया? पुरंदर, किलों को तोड़ देने वाला। तो भाई युद्ध तो उनको पसंद ही है, उनके देवताओं को पसंद है, उनको पसंद है। तो आर्यों ने अपने प्रसार हेतु अनार्यों से निरंतर युद्ध किया। अनार्य कौन थे? जो भारत में रहा करते थे, जिसका उल्लेख उनके साहित्य में कई स्थानों पर मिलता है। अनार्य और कौन थे? अनार्य जो गायों की चोरी कर लिया करते थे। सिंधु प्रदेशों के लोगों को, जो सिंधु प्रदेश के लोग हैं, उनको शांति प्रिय थे या शांति प्रिय लोग थे। उनकी शांति प्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वहां खुदाई में युद्ध के हथियार ना के बराबर मिले हैं, ऐसा नहीं है, पर वो छोटे छोटे हैं। ऐसा लगता है कि कोई घर का ही सामान काटने के लिए, जैसे सब्जी भाजी वगैरह समझ लीजिए, जैसे आरी मिली है। आप क्लियर बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई हथियार ही नहीं मिला, है ना, छोटे छोटे अस्त्र शस्त्र मिल रहे हैं, पर कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें कि अरे भैया युद्ध होता था, लड़ाइयां होती थी। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए हम इनको शांति प्रिय कहते हैं, है ना। वहीं ढाल कवच आदि से तो वो अपरिचित ही थे। यानी जब आक्रमण किसी पे नहीं करना है और बाहर से भी आक्रमण नहीं हो रहा, तो ढाल और कवच की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आर्य लोग सुरक्षा और आक्रमण हेतु ढाल कवच आदि का भी प्रयोग करते थे। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि युद्ध के बारे में दोनों अलग अलग हैं, एक को युद्ध पसंद है, एक को शांति पसंद है। आगे चलते हैं।
धार्मिक अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिंधु प्रदेश के लोगों ने मूर्तियों की प्रतिष्ठा की थी। समझना, मूर्ति का साक्ष्य हमको सर्वप्रथम कहाँ मिल गया? सिंधु सभ्यता में मिल गया। पर आर्य लोग मूर्ति पूजक नहीं है। आर्य लोगों ने त्रिदेव की सिर्फ कल्पना उत्तर वैदिक काल में की है, और ऋग वैदिक काल में वो प्राकृतिक पूजक के साथ साथ में से इंद्र की पूजा हो गई, है ना, वरुण की पूजा हो गई, मित्र की हो गई, नासत्य की हो गई, अश्विनी की हो गई, पूषण की हो गई, इन सभी की पूजा कर रहे हैं वो, पर मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति पूजक कौन थे? सिंधु घाटी। वहां हमने देखा ना वर्ण मूर्तियां मिली हुई हैं, हमने देखा लिंग पूजा के साक्ष्य मिल रहे हैं, धूप बत्ती के साक्ष्य मिल रहे हैं, है ना। तो वह मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। कौन? सिंधु घाटी। परंतु वैदिक सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक नहीं थे। उन्होंने सैंधवों की तरह अपने देवताओं में मानवीय गुणों का समावेश तो अवश्य किया, लेकिन मूर्तियां स्थापित नहीं की। ना तो साहित्य में ही हमको मूर्तियों का उल्लेख मिलता है और ना ही उनके अवशेष मिलते हैं। सैंधव शिव तथा शक्ति की पूजा करते थे और देवी को देवता से अधिक महत्व देते थे। बिल्कुल, देवी का ज्यादा प्रचलन था, मात्र सत्तात्मक था। परंतु आर्य प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे और उनकी उपासना में अग्नि, यज्ञ, हवन का विशेष महत्व था। चर्चा थी ना अग्नि। अग्नि का क्या काम था? कि जो व्यक्ति है वो और जो ईश्वर है, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम करना अग्नि का काम था। और अग्नि किस में प्रज्वलित होती थी? यज्ञ में होती थी, हवन में होती थी। इनका विशेष महत्व था। वैदिक काल के लोग जो है वो लिंग योनि पूजा नहीं करते थे, जबकि सिंधु काल के लोग ऐसा करते थे। इस पे अपन ने विशेष रूप से, अगर जिसने नहीं देखा हो तो आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता में जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। वैदिक काल में अग्नि की पूजा की जाती थी और प्रत्येक आर्य ग्रह में अग्निकुंड होना आवश्यक समझा जाता था। सिंधु सभ्यता में अग्नि की पूजा नहीं की जाती थी और ना ही इसे विशेष महत्व दिया जाता था। वहां से धूप बत्ती, अगरबत्ती, इनके साक्ष्य तो मिले हैं, पर अग्नि की पूजा नहीं। अग्नि अपने कार्य के लिए प्रयोग में हो रही है, पर पूजा के लिए नहीं। मतलब अग्नि की पूजा नहीं होती। पर यहाँ पर अग्नि की पूजा हमको वैदिक साहित्य से देखने को मिलती है। अग्नि का अगर देखा जाए तो 200 बार नाम आया है। ऋग्वेद में कितनी बार आया है? 200 बार नाम आया है। क्लियर? 250 बार किसका नाम आया हुआ है? तो इंद्र का नाम आया हुआ है। इसको लिख लेना, ये क्वेश्चन आता है। अग्नि, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। धातु प्रयोग में अंतर, यहां से भी एक बड़ा अंतर है। देखिए, दोनों सभ्यताओं में धातु प्रयोग में के बारे में बड़ा अंतर था। आर्य लोग सोना, तांबा, कांसा, लोहा आदि प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते थे। सैंधव लोग लोहे से अपरिचित थे। वे लोग मुख्यतः पाषाण का प्रयोग करते थे। समझिएगा, वे लोग किसका प्रयोग करते थे? पाषाण का प्रयोग करते थे। तथा उनकी सभ्यता के काल में चांदी की प्रधानता तथा कांसे के आविष्कार का उल्लेखनीय कांसा और चांदी। तो इनकी मुख्यतः कांसा थी, क्योंकि हम उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांसे को उन्होंने बनाना सीख लिया था, ठीक है। तो कांसे को इन्होंने बनाया, किसने? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। तो टेक्नोलॉजी के मामले में हम समझते हैं कि भैया आगे थे, तो कांसा इन्होंने बनाया और उसका उपयोग किया, इसलिए कांस्य युगीन भी कहते हैं। लेकिन जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो क्या किया करते थे? उनके पास में लोहा तो उत्तर वैदिक काल में आया, उससे पहले सोना भी था, तांबा भी था, कांसा तो चूंकि उनके पास में रही था, आदि था। तो लोहा उनके पास में नहीं था और इन लोगों के पास में अगर देखा जाए तो कांसा था। तो ये धातु प्रयोग में अंतर भी है। घोड़े के प्रयोग में अंतर देख लेते हैं। सिंधु काल में लोग घोड़े के महत्व को नहीं जानते थे। वैदिक काल के लोग गाय और घोड़े को विशेष महत्व देते थे। सिंधु प्रदेश में कुछ चिन्ह घोड़े के अवश्य मिलते हैं, लेकिन यही प्रतीत होता है कि व्यापारियों के माध्यम से कभी कभी यहाँ लाए जाते होंगे। सैंधव लोग बैलों की पूजा करते थे, परंतु आर्य गाय की पूजा करते थे। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या सिंधु काल में या सैंधव काल में गाय नहीं रही होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि कुबड़ वाला सांड है तो उसका मतलब गाय भी है, क्योंकि भाई यदि कोई एक है तो वो इसीलिए है क्योंकि दूसरा भी है। यदि आदमी है तो इसका मतलब औरत भी है। यदि औरत नहीं है तो आदमी कहां से आएगा? तो ये तो है। लेकिन चूंकि वहां वो इतनी पूजनीय नहीं थी, वहां कुबड़ वाला सांड ही पूजनीय था, ठीक है। तो वहां पर कौन था? कुबड़ वाला का सांड। और यहाँ पर यदि हम देखा जाए तो गाय पूजनीय हो गई थी। जब हम घोड़े की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं बहुत कम मात्रा में। तो ऐसा माना जाता है कि कोई व्यापारी बाहर से आया होगा, घोड़ा वगैरह मर गया होगा, तो वो उसके अस्थि पंजर हैं, मिल रहे हैं ना। कहाँ मिल रहे हैं? सुरकोटदा में। सुरकोटदा में मिल रहे हैं, तो वो उसी के अस्थि पंजर है, ठीक है। ये यदि आपके मन में डाउट हो तो ये उस वाले प्रश्न का ये आंसर है, ठीक है। कहाँ सुर, इसलिए ताकि कोई व्यापारी वगैरह आए होंगे तो है। लेकिन आर्यों के समय में तो भैया प्रिय पशु है उनका घोड़ा,
घोड़े के बिना काम ही नहीं है, युद्ध ही उसी से करेंगे। ठीक। खान पान में अंतर। सिंधुवासी मांसाहारी थे और मछली भी खाते थे। वह कछुआ तक खा जाते थे। क्या खा जाते थे? कछुआ। इसको याद रखना, वैदिक काल में भी मांस का प्रयोग अवश्य होता था, लेकिन मछली और कछुआ को आर्य लोग नहीं खाया करते थे। दूध दही आदि को विशेष महत्व देते थे, क्योंकि गाय के इर्द गिर्द ही पूरा जीवन था उन लोगों का। ग्रामों में रहने के कारण उन्हें आसानी से भी प्राप्त हो जाते थे, भाई यही दूध दही। वैदिक काल में जिस प्रकार के पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध थे, उनसे सैंधववासी अपरिचित थे। दूसरी बात, सैंधववासियों को यदि देखा जाए तो उनका जीवन सादगी और सरल और शांतिपूर्ण वाला है। तो सादगी में ये चीज हमेशा आ जाती है कि वो उन चीजों को का ही उपयोग करेंगे, उसमें ज्यादा वो नहीं होगा, मतलब कि ज्यादा उसको जटिल बना देना। तो सादगी प्रिय आदमी इसी तरीके के होते हैं, शांति वाले, जो जैसा है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ज्यादा उसमें रहेंगे, जैसे आर्य लोग थे, आक्रामक भी हैं, गुस्सैल भी हैं, है ना, युद्ध प्रिय भी हैं, इनको फिर अलग, जैसे दूध का प्रयोग करना, दही का प्रयोग करना, तो अपने आप ये सब चीजें इनके एक तरीके से देखा जाए तो कल्चर में आ जाती है। तो खान पान में अंतर हो गया। अब सामाजिक क्षेत्र में अंतर देख लें। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। परिवार में पिता को विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसके विपरीत सिंधु घाटी के लोगों में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। सिंधु लोगों का जीवन सुखी समृद्ध वैभवशाली था, जबकि आर्यों का जीवन सरल और सादा था। आर्यों, आप समझना, देखिए, सिंधु लोगों का जो जीवन है वो सुखी है, समृद्ध है, वैभवशाली है। ठीक। जबकि आर्यों का जीवन जो है वो सरल है और सादा है। आर्यों को वर्ण व्यवस्था में विश्वास था और उनके समाज में 4 वर्ण, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटा हुआ था, परंतु सिंधु घाटी के लोग वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। आर्यों को 4 आश्रम में विश्वास था, परंतु सिंधु निवासियों में भी ऐसी कोई व्यवस्था हमको देखने को नहीं मिलती। हो सकता हो रही हो, लेकिन हमको इसलिए हम अभी तक तो हमको पता ही नहीं पड़ा भैया, लिपि तो हम पढ़ नहीं पाए। यदि हम लिपि को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तो फिर कुछ आगे इसमें आएगा कि हाँ भैया ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पर था। चूंकि लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, इस कारण हम ये कह सकते हैं कि भैया 4 आश्रम भी हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, तो हमने एक कल्पना की थी, कुछ वैज्ञानिक या कुछ इतिहासकार ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि नहीं भैया, समाज शायद 4 वर्णों में विभाजित था। तो वो भी संदेह के घेरे में ही है, संदेह के घेरे में ही है। अंतिम रूप से कुछ मामलों में यही माना जाता है कि वहां वर्ण व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसका मेंशन हम यहाँ पर करेंगे जब दोनों में अंतर लिखने को आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। लेखन कला में अंतर। सैंधवों की स्वयं की लिपि थी और वह लेखन कला से परिचित थे। आर्यों का संपूर्ण ज्ञान मौखिक था। याद रखना, लिपि का ज्ञान उन्हें ऋग्वैदिक काल के बाद ही हुआ। ऋग्वैदिक काल में उनको लिपि का ज्ञान नहीं था, वैदिक काल की बात है ये। लिपि का मतलब लेखन कला, जो अभी आप देख रहे हो ना, ये जो लिखा है यही लिपि है। इसी कारण स्थापत्य और शिल्प कला सिंधु घाटी में ही अधिक विकसित हुए, परंतु इस क्षेत्र में आर्य लोग बहुत ही पीछे थे। बिल्कुल सी बात है। लेखन कला में अंतर, क्योंकि चूंकि वो लोग लिखना ही नहीं जानते हैं, तो कहाँ से स्थापत्य और शिल्प आएगा, है ना। चलिए, राजनीतिक जीवन में अंतर देखते हैं। सैंधवों की अपेक्षा आर्यों का राजनीतिक जीवन अधिक सुविकसित था। सिंधु सभ्यता के अवशेषों से वहां की राजनीतिक व्यवस्था का विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि आर्यों का राजनीतिक जीवन पर्याप्त विकसित था और उन्होंने शासन व्यवस्था की नींव डाली थी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। कला व मनोरंजन के साधनों में अंतर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त विभिन्न मूर्तियों, मुद्राओं और चित्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहां के लोग सौंदर्य के उपासक थे। वैदिक काल में लोग युद्ध में अधिक लिप्त रहने के कारण इस ओर अधिक रुचि नहीं रखते थे। क्लियर। दोनों सभ्यताओं में लोगों के मनोरंजन के साधन भिन्न थे। आर्यों का अधिकांश समय युद्ध में व्यतीत होता था, अतः वे आखेट, रथ दौड़ आदि के अधिक शौकीन थे और चित्रकार, संगीत आदि की ओर बहुत कम ध्यान देते थे। दूसरी ओर सैंधवों के मनोरंजन का जो साधन है वो है घरेलू खेल कूद, नृत्य गीत आदि। आखेट उनके मनोरंजन का साधन कम और भोजन प्राप्ति का साधन अधिक था। इसको जरूर लिखिएगा। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। क्या बोलते हैं? शिकार करना, शिकार करना। अब लास्ट में लिख देंगे शानदार सा निष्कर्ष। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों सभ्यताओं में पर्याप्त अंतर था और उन्हें एक दूसरे से संबंधित नहीं कहा जा सकता। अब यदि ऐसा प्रश्न आ जाए आप लोगों के पास कि भैया इन दोनों में कोई अंतर नहीं है या ये दोनों सभ्यताएं एक जैसी ही लगती हैं,
या ये कह सकते हैं, इस प्रकार से प्रश्न जो घूमता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक ग्रामीण सभ्यता बनी, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आप लोगों के पास में अब इतना मैटर है कि जैसा भी प्रश्न आप लोगों के पास में आएगा तो आप उसके अनुसार अपना आंसर दे सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रश्न आप जो आप लोगों के लिए है वो ये है, क्लास यहाँ पे समाप्त हो जाएगी दोस्तों। प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, इन दोनों में अंतर को लिखिए और कम से कम आप लोग 10 पॉइंट को लिखना, इसलिए, और 10 ही पॉइंट पे बढ़िया अच्छी अच्छी बातें लिखना, उसमें जो भी हो। पहले इंट्रो लिखना, फिर 10 उसमें पॉइंट लिखना और उसके बाद में निष्कर्ष लिखना। मैं 10 इसलिए बोल रहा हूं कि यदि 10 आपने बढ़िया उत्तर लिख लिया तो ये बात मान के चलिएगा कि 5 तो आप अच्छे से लिख देंगे। 5 अच्छे से लिख देंगे, इसका मतलब ये है कि 10 अंतर जो मुख्य हो गए, और फिर उन्हीं 10 को 5 में भी परिवर्तित करना है। कैसे परिवर्तित करना है ये अपन ने तीसरी क्लास में देखा था, है ना। और उनमें लाइनों को कैसे कम करना है, क्योंकि अब हमें जो प्रश्न का उत्तर है वो बड़ा नहीं लिखना है, छोटे में बहुत बड़ा लिख देना है। मतलब गागर में सागर भरने वाली बात है, गागर में सागर भरने वाली बात है। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, लिखना छोटा ही है, क्योंकि अब जगह ही नहीं बची तो कैसे लिखोगे, है ना। तो उतना ही लिखो, क्योंकि शब्द उन्होंने कम कर दिए, तो उतना ही लिखना है, इसलिए बहुत अच्छा लिखना है। इसीलिए यदि आप 10 पॉइंट लिख रहे हैं तो उसको 5 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज की अपनी जो क्लास है इसको अपन समाप्त करते हैं। अब अपन आएंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे हैं, मुख्यतः महावीर जैन पर और बुद्ध पर। ये दोनों हो रहे हैं, ये तो ठीक है, हम जानते हैं कि अब इसके बाद इतिहास में यही आने वाला है, पर वो हो क्यों रहे हैं, इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे, फिर क्रमशः महावीर और जैन को उठाते हुए आगे की ओर चलेंगे, और फिर उसके बाद में मगध का हम कहीं ना कहीं विस्तार देखेंगे। और मगध के ही फिर रूप में भारत की एक हम ये कह सकते हैं कि भारत के एक आधार की, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे। हालांकि उसके पहले बहुत सारा इतिहास है, उसको पढ़ना है हमको। चंद्रगुप्त मौर्य मगध को केंद्र में रख के, एक केंद्र में आधार बनाकर एक भारत की संरचना करते हैं, है ना। पूरे राष्ट्र की संरचना करते हैं, वो हमें मौर्य काल में देखने को मिलेगा। हालांकि मौर्य काल से पहले अभी लगभग में काफी सारी क्लासें आने वाली हैं। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद हम आज की जो क्लास है इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।